नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनन्या स्टडी सर्कल 365 यूट्यूब चैनल में। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं प्रतियोगिता प्रकाश सितंबर 2022 संस्करण का सार। इसमें मैं ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूं, ये तीसरा वीडियो है। इसमें टॉप 100 क्वेश्चन इस मंथ के कंप्लीट कर दिए जाएंगे। ठीक है, आपको यदि इसका PDF फ्री में चाहिए है तो आप टेलीग्राम का लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहाँ से इसका फ्री PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। पहला क्वेश्चन है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील लोकतक झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए आसाम में स्थित है, नंबर बी मणिपुर, नंबर सी नागालैंड, नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। देखते हैं इसका आंसर क्या है। मणिपुर। लोकतक झील मणिपुर राज्य में स्थित है। ठीक है, मणिपुर राज्य का मैप आपके सामने दे दिया गया है। ये है लोकतक झील। विशेष बात यह है कि ये मीठे पानी की झील है। ठीक है, मीठा पानी होता है किसी किसी झील का, किसी किसी का खारे पानी का। तो ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है हमारे भारत की लोकतक झील। ठीक है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील इंपॉर्टेंट है। पहले तो क्वेश्चन यही बन जाता है कि भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो लोकतक झील हो गई। किस राज्य में स्थित है, तो मणिपुर राज्य में स्थित है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहाँ पर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की गई? तैरती का मतलब हो गया कि ये जल पे बनाई गई है, धरती पे नहीं बनी है। ठीक है, सौर ऊर्जा परियोजना है यानी कि सोलर पैनल उसमें लगे होंगे। तो भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ शुरू की गई है? ऑप्शन नंबर 1 झुंझुनू राजस्थान में, रामागुंडम तेलंगाना में, सी पटना बिहार में, डी नोएडा उत्तर प्रदेश में। इसका आंसर है बी रामागुंडम तेलंगाना में। चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं, बी रामागुंडम तेलंगाना। ठीक है, देखिए ये मैंने कहा ना जल में बनी है, ये सोलर पैनल के द्वारा पूरी परियोजना बनाई गई है। इस पावर प्रोजेक्ट के शुरू होने से जो दक्षिण भारत है, क्योंकि आपको मालूम है तेलंगाना एक दक्षिण भारत राज्य है, दक्षिण भारत में तैरती सौर क्षमता का वाणिज्यिक उत्पादन बढ़कर 217 मेगावाट हो गया। क्वेश्चन आया कि अभी रामागुंडम तेलंगाना को मिला करके दक्षिण भारत का कितना उत्पादन हो गया तैरती सौर ऊर्जा क्षमता का, तो 217 मेगावाट हो गया है। ठीक है, और इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो तैरती सौर ऊर्जा परियोजना बनाई गई तेलंगाना रामागुंडम की, ये किसके माध्यम से बनाई गई है, किसके मदद से बनाई गई है? तो भेल भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के माध्यम से बनाई गई। ठीक है, इसमें 500 एकड़ ज़मीन में बनाई गई है और 423 करोड़ का इसमें अनुबंध किया गया है। ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3, इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए बेंजामिन नेतन्याहू, ऑप्शन नंबर बी नफ्ताली बेनेट, ऑप्शन नंबर सी यार लैपिड, ऑप्शन नंबर डी इसैक हर्जोग। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी यार लैपिड। देखते हैं इसका आंसर, यार लैपिड। ये देखिए यार लैपिड जी की फ़ोटो आपके सामने है। तो ये इजराइल के नए प्रधानमंत्री, इसके पहले थे बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य मूर्ति का अनावरण किया है? देखिए, आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन होगा, उसको प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए और आपको जो है नया मैं कोई भी वीडियो डालूँ तुरंत आपको मिल जाए। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हैदराबाद तेलंगाना, ऑप्शन नंबर बी भीमावरम आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी रामागुंडम तेलंगाना, ऑप्शन नंबर डी इंदौर मध्य प्रदेश। तो कहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की प्रतिमा बनाई गई है? क्वेश्चन यही आएगा कि अल्लूरी सीताराम राजू कौन है, तो आप बता सकते हैं स्वतंत्रता सेनानी हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये जो उनकी मूर्ति बनी है किसकी बनी हुई है, तो आंसर क्या है? कांस्य की मूर्ति है। तीसरा क्वेश्चन आ सकता है कि ये मूर्ति कहाँ पर इनका अनावरण किया है, तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी भीमावरम आंध्र प्रदेश में। ठीक है, देख लीजिए भीमावरम आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम जी की मूर्ति बनाई। ये अल्लूरी सीताराम राजू की मूर्ति है। अल्लूरी सीताराम जी का जिक्र अभी हाल ही में मूवी आई थी RRR, उसमें भी दिखाया गया था। ठीक है, देखिए इसकी डिटेल देख लेते हैं कि 30 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा है और मुख्य बात यह है कि इनकी 125वीं जयंती के अवसर पर यह अनावरण किया गया है और भारत के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो इनकी आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है वो भी चल रहा था। इन सभी के अवसर पर अल्लूरी सीताराम जी राजू
की मूर्ति का अनावरण किया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा के माध्यम से, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश के द्वारा। इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में नारी को नमन योजना शुरू की गई है। देखते हैं, ये देखिए हिमाचल प्रदेश का आंसर है। ये जयराम ठाकुर जी हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं, इनके द्वारा ये योजना शुरू की गई है, नारी को नमन योजना। इसमें होता क्या है कि इसमें जो हिमाचल की सड़क परिवहन है, जो वहाँ की सरकारी बसें हैं, उन बसों में महिलाओं को आधी कीमत देनी पड़ेगी बस के टिकट का। तो ये परिवहन से संबंधित योजना है। तो क्वेश्चन आ सकता है नारी को नमन योजना जो कि हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है किस विभाग से संबंधित है? तो वो परिवहन से संबंधित है। ठीक है, तो अभी हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? देखिए इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है मिस इंडिया वर्ल्ड 2022, दूसरा क्वेश्चन बनता है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022। तो आपको ये याद रखना है कि मिस इंडिया जिनकी वर्ल्ड तक पहुंच है वो शेट्टी साहब हैं। ठीक है, मिस इंडिया जिनकी वर्ल्ड तक पहुंच है वो शेट्टी साहब हैं, और मिस इंडिया जिनकी वर्ल्ड तक पहुंच तो है और साथ में वाइड भी है, बहुत चौड़ी पहुंच है उनकी, तो वो हैं पटेल जी। ठीक है, ये दो बातें आपको याद रखना है कि मिस इंडिया जिनकी वर्ल्ड तक पहुंच है वो शेट्टी साहब हैं, और मिस इंडिया जिनकी वर्ल्ड तक तो पहुंच है साथ में उनकी पहुंच वाइड भी है, बहुत चौड़ी भी है, तो वो पटेल साहब हो गए। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आपके इस बार सॉल्व हो जाएंगे। तो मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 खिताब किसने जीता है? ऑप्शन नंबर 1 सिनी शेट्टी, ऑप्शन नंबर बी रूबल शेखावत, सी खुशी पटेल, डी हरनाथ संधू। तो मालूम चल गया होगा आपका कि जिन केवल वर्ल्ड तक पहुंच है तो वो है सिनी शेट्टी। इसमें वाइड वर्ड तो है नहीं, केवल वर्ल्ड तक बात आई तो सिनी शेट्टी हो गए। ठीक, देखिए ये सिनी शेट्टी की फ़ोटो आपके सामने आ गई है। ठीक है, ये मिस इंडिया वर्ल्ड हैं, केवल वर्ल्ड हैं, वाइड सब इसमें वर्ल्ड। ठीक है, ये वाइड सब नहीं, केवल वर्ल्ड शब्द इसमें। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया कि मिस इंडिया है, साथ में वर्ल्ड तक पहुँच है और पहुँच उनकी बहुत वाइड भी है, तो मैंने क्या बताया पटेल साहब हैं। तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन सिनी शेट्टी, दूसरा रूबल शेखावत, तीसरा है खुशी पटेल, चौथा है हरनाथ संधू। तो कौन है? खुशी पटेल, ये इसका ऑप्शन हो गया। आप सही बता लिए होंगे। ठीक है, देख लीजिए ये खुशी पटेल की फ़ोटो है। खुशी पटेल मूल रूप से कहाँ के रहने वाली हैं? गुजरात की रहने वाली। क्वेश्चन बने तो आप बता सकते हैं, यूके में बायोमेडिकल की छात्रा हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, किसने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF, इसका अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है? ऑप्शन नंबर ए सुबोध कुमार जायसवाल, ऑप्शन नंबर बी टी राजा कुमार, ऑप्शन नंबर सी अरविंद सक्सेना, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर सुरेश श्रीवास्तव। इसका आंसर है टी राजा कुमार। देखते हैं FATF के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? टी राजा कुमार चुने गए हैं। ठीक है, टी राजा कुमार, ये टी राजा कुमार जी की फ़ोटो है, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेना ने सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया है। जो भारत की सीमा है ना, इस तरीके से देखिए भारत की सीमा बनी हुई है अलग अलग देशों के साथ में। ठीक है, तो ये जो सीमा पर जो फोर्स लगी होती है ये सीमा सुरक्षा बल होती है, यानी BSF होता है वहाँ पे। और तटीय यानी कि यहाँ जहाँ जहाँ समुद्र है वहाँ पे तट की सुरक्षा करनी होगी तो वहाँ पर तटरक्षक, सीमा तटरक्षक बल होते हैं। ठीक है, और बाकी आर्मी तो सब जगह लगी होती है। तो कुल मिलाकर के इसमें 3 लोग शामिल हैं। एक तो कौन कौन सी? एक तो भारतीय सेना, सबसे पहले तो सेना शामिल है। ठीक है, दूसरी बात इसमें BSF शामिल है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तीसरी है इसमें तटरक्षक। ठीक है, तटरक्षक सीमा बल हो गया, तटीय सुरक्षा बल हो गया। ठीक है, तो ये तीनों ने मिलकर के सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया है। क्वेश्चन ये है कि ये आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा जोधपुर, ऑप्शन नंबर सी जैसलमेर, ऑप्शन नंबर डी कोच्चि। तो कुछ लोग तो इसमें देखेंगे कि 3 राजस्थान के, कोच्चि केवल अलग है, वही लगा देंगे, लेकिन ऐसा गलत है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी जोधपुर। जोधपुर में ये सुरक्षा मंथन किया गया है। देख लेते हैं हम लोग जोधपुर आंसर। ठीक है, भारतीय सेना के डेजर्ट कोर ने जोधपुर राजस्थान में
सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया है। इस मंथन की अध्यक्षता सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने किया है। बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? देखिए ये क्वेश्चन और सॉल्व हो गया इसमें। बीएसएफ के महानिदेशक हैं पंकज कुमार सिंह, ठीक है, आईपीएस। तो बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? पंकज कुमार सिंह। दूसरा इसमें कौन है? तटरक्षक के महानिदेशक कौन है? वीएस पठानिया। दूसरा आ गया भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक कौन है? वीएस पठानिया, ये भी इसमें शामिल थे अध्यक्ष में। और तीसरे हैं सेना के लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कपूर शामिल हुए थे, जो कि ऑफिसर कमांडिंग डेजर्ट कोर के हैं, ठीक है। तो तीनों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। मैंने कहा था आपसे कि इसमें सेना थी, बीएसएफ और तटरक्षक, ये तीनों इसमें जो है शामिल हैं, ठीक है। तो बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? पंकज कुमार सिंह। तटरक्षक के वीएस पठानिया और सेना के लेफ्टिनेंट जनरल नहीं पूछा जाएगा, फिर भी याद कर ली राकेश कपूर, ठीक है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ऑपरेशन नारकोस का संबंध किससे है? ऑप्शन ए रैपिड एक्शन फोर्स से यानी कि आरएएफ से, सीमा सुरक्षा बल से एसएसएफ से, ठीक है, रेलवे सुरक्षा बल से आरपीएफ से, डीएनसीबी से नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से। तो देखिए नारकोस का शब्द देख करके आप लोगों के दिमाग में तुरंत नारकोटिक डिपार्टमेंट आ जाएगा, लेकिन यह आपको गलत हो जाएगा। ऑप्शन इसका क्या होगा? देख लीजिए आंसर इसका क्या होगा। इसका आंसर है रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ की ऑपरेशन नारकोस है। ड्रग संबंधित सामान को पकड़ने के लिए रेलवे सुरक्षा बलों ने ये नारकोस नाम का एक ऑपरेशन चलाया है। देखते हैं डिटेल। नशीले पदार्थ, मन प्रभावी पदार्थ के खतरे पर विशेष रूप से ध्यान देने के लिए ऑपरेशन नारकोस नामक कोड के साथ रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी, क्या है? नशीले पदार्थों की तस्करी खिलाफ 1 महीने का अखिल भारतीय अभियान जून 2022 में प्रारंभ किया गया था। ऑपरेशन नारकोस जो नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आरपीएफ का ये आपको दे दिया गया है ऑपरेशन नारकोस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। जापान के नए प्रधानमंत्री कौन है? आंसर है ए यार लेपिड, ये तो अभी बताया गया था मैंने कि इजराइल के हैं। ऑप्शन बी सर्गेई लावरोव, ऑप्शन सी फूमियो किशिदा, ऑप्शन डी सोब्रो तोकुरा। तो जापान के प्रधानमंत्री कौन है? देखिए जापान के, मैंने अभी लास्ट वीडियो में आपको बताया है कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई, उनकी जगह जापान के नए प्रधानमंत्री बने। तो वो प्रधानमंत्री हैं आपके फूमियो किशिदा। देख लेते हैं हम लोग फूमियो किशिदा की, ये देखिए इमेज आपके सामने है, फूमियो किशिदा ये हैं जापान के नए प्रधानमंत्री, ठीक है। शिंजो अबे जो इसके पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनकी गोली मार के हत्या कर दी गई थी, वो जो है सर्वाधिक समय तक जापान के प्रधानमंत्री कार्यकाल पर रहे थे, ठीक है। 2006-07 में रहे थे और 2012 से 2020 तक रहे थे। भारत के साथ उनका घनिष्ठ संबंध था और बुलेट ट्रेन समझौता उन्हीं समय हुआ 2015 में। ये सारी बातें मैंने आपको लास्ट वीडियो बता दिया है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल ASC 365 नॉलेज ग्रुप, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पिछला PDF और ये वाला PDF दोनों ही प्राप्त हो जाएगा। चैनल अच्छा लग रहा है तो इसको आप सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। विश्व व्यापार संगठन WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन जून 2022 में कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है रोम में हुआ था WTO का संगठन हुआ अभी 2022 में। कौन से नंबर का संगठन है? क्वेश्चन एक ये भी आ सकता है। तो WTO का यह 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन है, ठीक है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये कहाँ हुआ था, ये आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए रोम में, बी जेनेवा में, सी दावोस में, डी ब्रिजटाउन बारबेडोस। कुछ लोगों को लगता है कि अरे इतना लंबा लिख दिया ब्रिजटाउन बारबेडोस का, तो यही ऑप्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसका उसको पढ़ना पड़ेगा तभी आप बता पाएंगे। तो इसका आंसर है जेनेवा। WTO का जो 12वां मंत्री सम्मेलन है वो जून में जेनेवा में हुआ था, ठीक है। देख लेते हैं हम लोग 12वें विश्व व्यापार संगठन WTO का मंत्री स्थल सम्मेलन जेनेवा में हुआ था, जो कि ऑलरेडी ही WTO का मुख्यालय है, ठीक है। ये देखिए आपको, इसको मंत्री स्थली है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है, इसलिए MC12 बोलते हैं, क्योंकि 12वां है, MC मतलब मिनिस्ट्रियल, C मतलब कॉन्फ्रेंस, ठीक है, और 12 मतलब 12वां संस्करण, इसलिए MC12 बोलते हैं। कहाँ है? जेनेवा में। तो इस तरीके से फेमस हुआ MC12 जेनेवा 2022। तो WTO का ये 12वां जो है मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ, ठीक है। WTO के महानिदेशक कौन है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। तो नागोजी ओकोंजी इवेला।
तो इतना नंबर याद नहीं रखना, आपको इवेला याद रखना है ना, कि इवेला जो है वो WTO के अध्यक्ष हैं। आप केवल लास्ट का ही आप याद रखेंगे इवेला, उतने से ही आपको पर्याप्त इनकी जानकारी हो जाएगी। तो इवेला हैं वो WTO के अध्यक्ष हैं, ठीक है। और ठीक है, इसमें इतना ही है। जिनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है, इस बात को आप जान लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, कितने वर्ष से अधिक उम्र के पुरुष यात्रियों को यात्री किराए में 40% की रियायत रेलवे द्वारा अब प्रदान की जाती है? ऑप्शन नंबर ए 60 वर्ष, 40% की रियायत दी जाती है कि रेलवे किराए में। ऑप्शन नंबर बी 70, सी 80, डी किसी को नहीं। इसका आंसर है किसी को नहीं। ये देखिए क्वेश्चन सामने क्यों आया है, क्योंकि बहुत समय से मांग चल रही है। एक्चुअली में कोविड से पहले, जब कोरोना आया था उससे पहले जो सीनियर सिटीजन होते थे उनकी यात्री किराए में उनको छूट दी जाती थी। परंतु अभी जब आप टिकट करेंगे IRCTC से, जब से कोविड ख़त्म हुआ है तब से जो है, या कोविड आया है तब से अब क्या किया, ये रियायत ख़त्म कर दी गई है। जब भी आप कोई टिकट करेंगे उसमें लिख के आता है कि सीनियर सिटीजन कोटा यहाँ इस ट्रेन में अलाउ नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन आया है कि अभी किसको अलाउ है, तो किसी को भी अलाउ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, किस अर्थशास्त्री को विश्व बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री जुलाई 2022 में नियुक्त किया गया है? देखिए वर्ल्ड बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री की बात हो रही है। ये आपके हैं ऑप्शन नंबर 1 कौशिक बसु, ऑप्शन बी इंद्रमीत गिल, ऑप्शन सी अभिजीत चक्रवर्ती, ऑप्शन डी उर्जित पटेल। आपको विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री इस समय कौन चुने गए हैं उसको बताना है। इंद्रमीत गिल, ठीक है, इनको अभी विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में चुना गया है। अपने देश के ही हैं ये इकोनॉमिस्ट, इनको वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट चुना गया है, ठीक है। ये अपने देश के लिए गर्व की बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट किसकी वार्षिक रिपोर्ट है? इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, WIR। ये एक वार्षिक रिपोर्ट है, पहली पॉइंट है तो ये है। ये किसकी वार्षिक रिपोर्ट है? ऑप्शन नंबर 1 ए विश्व बैंक की, ऑप्शन बी विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन सी विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन डी अंकटाड। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है अंकटाड, डी अंकटाड। अंकटाड देखिए ऐसे इंग्लिश में लिखा था UNC अंकटाड, TAD। ये जो अंकटाड है यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, UNO की एक संस्था है जिसके द्वारा वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट बनाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट WIR अंकटाड के द्वारा वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो कि अंकटाड द्वारा बनाई जाती है के अनुसार वर्ष 2021 में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी FDI का सर्वाधिक अंतर प्रवाह किस देश में रहा है? ये जो अभी रिपोर्ट आई है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, उसके हिसाब से अंतर प्रवाह, देखिए दो प्रकार का जो है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश होता है, एक अंतर प्रवाह एक बाह्य प्रवाह। तो अंतर प्रवाह के बारे में पूछा जा रहा है कि अंतर प्रवाह में कौन सा देश नंबर 1 पे रहा है, तो इसका आंसर है अमेरिका, ठीक है। देखिए इन सबकी डिटेल मैंने पार्ट 2 के वीडियो में ऑलरेडी बना रखी है, आप उस पार्ट 2 को जाकर के पढ़ सकते हैं, आप वहाँ पर इसकी पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल MCQ में आप ये जान लीजिए कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का अंतर प्रवाह किस देश में नंबर 1 रहा है इस रिपोर्ट के अनुसार, तो वो आंसर है अमेरिका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का सर्वाधिक बाह्य प्रवाह किस देश में रहा है? मैंने आपसे बताया था कि दो प्रकार की रिपोर्ट होती है, अंतर प्रवाह में तो अमेरिका है, तो बाह्य प्रवाह में नंबर 1 पे कौन है? तो देखिए बाह्य प्रवाह में भी नंबर 1 अमेरिका ही है। FDI के मामले में चाहे वो अंतर प्रवाह की बात हो चाहे वो बाह्य प्रवाह की बात हो, दोनों ही केस में अमेरिका इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये आसानी से याद हो जाएगा कि यदि हम अंकटाड की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की बात करें तो चाहे अंतर प्रवाह की बात हो चाहे बाह्य प्रवाह की बात हो, दोनों में अमेरिका ही नंबर 1 पर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के अनुसार 2021 में वैश्विक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में पूर्व वर्ष की तुलना में कितने % की वृद्धि हुई है? देखिए ऐसा है कि ये जो FDI है पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, पूरे विश्व की बात हो रही है,
पूरे विश्व में क्या एफडीआई था 2020 में, और 2021 में जो एफडीआई हुआ है इसमें कितने % की वृद्धि हुई है? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 64% की वृद्धि इसमें हुई है। क्वेश्चन समझ गए होंगे कि 2020 में वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट ने बताया होगा कि एफडीआई इतना था, 2021 में उन्होंने बताया कि एफडीआई इतना है, तो 2020 से 2021 में पूरे विश्व स्तर पर कितनी वृद्धि हुई है एफडीआई की? वो 64%। देखिए इतनी बड़ी वृद्धि इसलिए हुई है क्योंकि आप जान रहे हैं कि 2020 जो है और 21 जो है, 2020 तो पूरी तरीके से कोरोना से प्रभावित रहा है और 21 में फिर से अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी है, जिस वजह से 2020 की तुलना में 21 में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है, इसलिए 64% की वृद्धि यहाँ पे देखने को मिली है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के अनुसार 2021 में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई के अंतर प्रवाह में भारत का कौन सा स्थान रहा है? नंबर 1 पे अंतर प्रवाह में मैंने आपको बताया कि अमेरिका रहा है, बाह्य प्रवाह में भी अमेरिका रहा है। यहाँ पे अंतर प्रवाह, एफडीआई के अंतर प्रवाह के बारे में बात करी जा रही है, इसमें भारत का कौन सा स्थान रहा है अपने देश का? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो इसमें भारत का स्थान रहा है 7वां। पिछली बार से एक स्थान ये आ गया है, पिछली बार जो 2020 में इसका 8वां स्थान था, इस बार भारत का 7वां स्थान। तो यदि 2020 की बात करें तो 2020 में अंतर प्रवाह में भारत का कितना स्थान था? वो 8वां था, और 2021 में कितना स्थान है? वो 7वां है। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के बारे में पूछ रहे हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 जुलाई 2022 में भारत ने कितने आर्द्रभूमि को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामसर सूची में कुल 5 स्थानों को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर है कुल 5 स्थान। ठीक है, कुल 5 स्थानों को इसमें रामसर स्थलों में शामिल किया गया है। इन 5 स्थानों को मिला करके टोटल 54 जो है रामसर स्थल भारत में हो गए हैं। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। किरकिली पक्षी अभयारण्य, पल्लिक नई मास रिजर्व फॉरेस्ट व पिछवरम मैंग्रोव, ये तीनों आर्द्रभूमि किस राज्य में है? देखिए ये तीनों आर्द्रभूमि रामसर स्थलों में चुनी गई हैं। जो 5 चुनी गई हैं रामसर स्थलों में भूमि, उन 5 में से 3 ये हैं, किरकिली, पल्लिक नई व पिछवरम। बताना ये कहाँ पे है, किस राज्य में है? पहला मणिपुर राज्य में, दूसरा नागालैंड में, तीसरा गुजरात और चौथा जो है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर है गुजरात। ये तीनों ही गुजरात की आर्द्रभूमि। ठीक है, चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं हम लोग। देखते हैं इसका डिटेल। जुलाई 2022 में 5 आर्द्रभूमि क्षेत्र रामसर स्थलों की सूची में शामिल की गई, जिनको मिला के कुल 54 रामसर स्थल हो गए हैं। इनमें से 3 रामसर स्थल किरकिली, पल्लिक नई और पिछवरम, वो 3 गुजरात में है। पाला भूमि चौथी मिजोरम में है, और साग के सागर 5वां जो है वो मध्य प्रदेश में। आपको पता है कि सागर जिला एमपी में है, वहीं से आप जान लीजिए कि साग के सागर जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। पाला भूमि मिजोरम में है, बाकी पल्लिक नई, किरकिली और पिछवरम, ये तीनों आर्द्रभूमि जो है वो गुजरात में स्थित है। ठीक है, अब ये रामसर संधि जो हुई है, वो रामसर संधि 2 फरवरी 1971 को ईरान में हुई थी और 1975 से ये लागू हुई थी। कुछ दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रामसर जो समझौता हुआ है वो किस देश में हुआ था, तो आंसर देंगे ईरान में। कब हुआ था? 1971 में हुआ था। लागू कब से हुआ? 1975 में हुआ। 1975 में लागू हुआ, तो भारत ने इस पर कब हस्ताक्षर किए थे? वो 1 फरवरी 1982 को किए थे। एक ये, और इसमें क्वेश्चन बन जाता है। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि उड़ीसा की जो चिल्का झील है वो भारत का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला रामसर स्थल कौन सा है भारत का? वो है उड़ीसा की चिल्का झील। ठीक है, ये जितने क्वेश्चन इससे बन सकते हैं वो मैंने आपको इसमें बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22। एशियाई विकास बैंक ने भारत में 2022-23 में जीडीपी वृद्धि कितनी अनुमानित की है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है 7.6, ऑप्शन बी है 7.2, ऑप्शन सी है 6.2, ऑप्शन डी है 6.7। तो देखिए क्वेश्चन को समझ लेते हैं हम लोग। एशियाई विकास बैंक, तो एशियाई डेवलपमेंट बैंक जो है उसने जीडीपी भारत की बताई है। किसके लिए? जो अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2022 और 23। फाइनेंशियल ईयर आपको मालूम है 1 अप्रैल 2022 से शुरू हुआ है, 31 मार्च 2023 तक चलेगा। 1 अप्रैल से शुरू हुआ है और 31 मार्च, ये 1 अप्रैल 22 से शुरू हुआ है और 31 मई 23 तक चलेगा, मार्च 23 तक। ठीक है, तो ये तो फाइनेंशियल ईयर हो गया। इस फाइनेंशियल ईयर के लिए जीडीपी ग्रोथ कितनी कही गई है ये आपको पूछा गया है। ठीक है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है 7.2%। 7.2%। देखिए इंपॉर्टेंट ये है,
क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आता है जीडीपी के लिए, तो कभी एशियाई विकास बैंक ने कितनी जीडीपी बताई है ये पूछा जा सकता है, आईएमएफ ने कितनी बताई है ये पूछा जा सकता है, रिजर्व बैंक ने कितनी बताई है ये पूछा जा सकता है, और किस फाइनेंशियल ईयर के बारे में बात हो जा रही है ये भी आपको याद रखना है। तो 2 पॉइंट इसमें याद रखना है। एक तो ये कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी एशियाई विकास बैंक के अनुसार कितनी है, तो 7.2% अनुमानित की गई है। ठीक है, और डिटेल जान लेते हैं। मुद्रास्फीति यानी महंगाई दर, ये कितनी अनुमानित करी है इसने, 6.7%। देखिए एक स्टेप आगे इन्होंने 2023 के लिए 23-24 नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर है, अगले साल का जो फाइनेंशियल ईयर है, उसकी भी जीडीपी ग्रोथ बता दी है। कह रहे हैं कि अगले साल 7.2 से 7.8% अनुमानित कर दी गई। 22-23 में 7.2, 23-24 में 7.8, और जीडीपी तो 7.8 हो गई, और जो इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति 6.7 से 5.8% आ जाएगी। इनके अकॉर्डिंग महंगाई दर अगले साल तक कम हो जाएगी, 6.7% से 5.8% तक आ जाएगी। किसके अकॉर्डिंग रहेगी ये आपको याद रखना है, एशियाई विकास बैंक के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 फिर से पूछा जा रहा है कि एशियाई विकास बैंक ने भारत में 2022-23 में, फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन की दर कितनी की, अभी मैंने बताया आपको 6.7%। ठीक है, देख लीजिए आपको डिटेल में दिया गया है। 6.7% जो है ये मुद्रास्फीति बताई गई है 2022-23 के लिए। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, देखिए मैंने कहा था ना आईएमएफ के अनुसार पूछ लिया गया। अभी तक एशियाई विकास बैंक चल रहा था, अब आईएमएफ के अनुसार। तो आईएमएफ के अनुसार भारत में 22-23 में जीडीपी ग्रोथ कितने परसेंट रहने का अनुमान पेश किया गया, ये आपको बताना है। तो 22-23 में जीडीपी ग्रोथ आईएमएफ के अनुसार बताना है। तो आईएमएफ के अनुसार जब आप बताएंगे, आईएमएफ के अनुसार भारत में जीडीपी ग्रोथ 2022-23 कितनी होगी, ऑप्शन ए 7.4%, 7.2%, 6.2%, 6.7। तो इसका आंसर है 7.4%। देख लेते हैं इसकी डिटेल। देखिए 7.4% का है जीडीपी ग्रोथ रहेगी आईएमएफ ने 2022-23 फाइनेंशियल ईयर के लिए। 23-24 के लिए भी इन्होंने बता दिया जीडीपी ग्रोथ वो 6.1%। इनके अकॉर्डिंग जीडीपी ग्रोथ कम होगी। देखिए एशियाई विकास बैंक ने कहा था कि 7.2 से 7.8 हो जाएगा, लेकिन आईएमएफ कह रहा है कि भारत 7.4 से लेकर के 6.1% जो है वो जीडीपी ग्रोथ में आ जाएगा। तो इसलिए आपको याद रखना है कि किस फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है और किसके अकॉर्डिंग ये बात हो रही है। ठीक है, और आईएमएफ ने पूरे विश्व के बारे में बताया है कि 2022 जो चालू वर्ष चल रहा है उस वर्ष के लिए अनुसार कितने परसेंट की वैश्विक वृद्धि होगी, पूरे विश्व स्तर पर कितनी वृद्धि होगी क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो पूरे वैश्विक वृद्धि होगी 3.2%। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है कि आईएमएफ के अनुसार वैश्विक वृद्धि 2022 में कब हुई, कितनी हुई है, 3.2% हुई है। ठीक है, यह अनुमान जो है आईएमएफ ने अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में व्यक्त किया है। तो क्वेश्चन ये भी आ चुका है एग्जाम में कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है, ये आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किसके अनुसार पूछा जाता है, आईएमएफ के अनुसार पूछा जाता है। ठीक है, मतलब आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक निकालता है, उसी में ये डिटेल निकालता है। तो क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किसके द्वारा निकाली जाती है, तो आप बताएंगे आईएमएफ के द्वारा निकाली जाती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, भारत की किस महिला एथलेटिक्स उम्र 94 में विश्व मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में 1 स्वर्ण और 3 कांस्य जीते। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए एज कितनी है इनकी, 94 की एज में जाकर के महिला एथलेटिक्स ने यहाँ पर विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप जीती। एथलेटिक्स का काम जिसमें दौड़, रनिंग ये सब होता है, उसको एक 94 की महिला ने जीता है, और उसमें उसने कांस्य भी जीता है और स्वर्ण भी जीता है, मतलब गोल्ड मेडल भी जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। इंडिया ही ऐसे कारनामे कर सकता है, ऐसा जज्बा भारत के अंतर्गत ही हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि यदि आप चाहें तो कुछ भी आप कर सकते हैं। बोलो भारत माता की जय। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर ए प्रतिभा राय, ऑप्शन नंबर बी भगवानी देवी डागर, ऑप्शन सी रोशनी मल्होत्रा, ऑप्शन डी सपना डागर। तो इसका आंसर है आपका भगवानी देवी डागर। देखिए इसका तो नाम कोई नहीं बोले, भगवानी देवी, इनके अंदर स्वयं साक्षात देवी आ गई, माता देवी की शक्ति आ गई, और ऐसी शक्ति आ गई कि 94 की एज में उन्होंने विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में जो है इन्होंने 1 स्वर्ण और 3 कांस्य पदक जीते विश्व मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप में। ठीक है, चलिए हम लोग इनका देख लेते हैं कि भगवानी देवी डागर को, ये भगवानी देवी डागर जी हैं। नमन है इस महिला को जिन्होंने
इतना बड़ा कीर्तिमान इस उम्र में जाकर हासिल किया है। हम सभी को इनसे जज्बा लेने की आवश्यकता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में उपयोग होने वाले यूरेनियम हाल ही में राजस्थान के किस जिलों में प्रचुर मात्रा में भंडार में प्राप्त हुआ है। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ये यूरेनियम है वो आपके परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में काम आता है, ठीक है। दूसरी बात ये हो गया कि अभी जो प्रचुर मात्रा में भंडार मिला किस राज्य में मिला है, तो वो है राजस्थान में। तो देखिए क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि राजस्थान में यूरेनियम मिला है। अब राजस्थान में किस जिले से मिला ये पूछा गया है। ऑप्शन ए झुंझुनू, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी सीकर, ऑप्शन डी जोधपुर। इसका आंसर है सी सीकर। देख लेते हैं हम लोग। राजस्थान के सीकर जिले में 12 मिलियन टन, बताइए 1 मिलियन मतलब 10 लाख होता है, तो 120 लाख टन, 12 मिलियन टन 1.2 करोड़ टन यूरेनियम का भंडार जो है राजस्थान के 1 करोड़ 20 मिलियन टन यूरेनियम का भंडार जो है राजस्थान में पाया गया है और राजस्थान के सीकर जिले में पाया गया। ये देखिए यूरेनियम का टुकड़ा है और ये देखिए वहाँ खान है जहाँ से आपको ये प्राप्त हुआ है यूरेनियम, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा निवेदन है आप सभी से कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बढ़ चढ़ करके लाइक करें और कमेंट करें, जिससे मेरे अंदर मोटिवेशन आए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके सामने ला सकूं, ठीक है। PDF फ्री में लेने के लिए आपको जो है टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसका मैं चैनल का नाम बता देता हूँ, ASC 365 नॉलेज ग्रुप। इसमें जाकर के आप ज्वाइन करें और फ्री में PDF आप प्राप्त करें। कम ही लोग उसमें ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन मेरा आप सभी से निवेदन है कि उसको ज्वाइन करें और फ्री में PDF को प्राप्त करें, ठीक है। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के औषधि महानियंत्रक DCGI ने भारत में विकसित क्वाड्रिवैलेंट ह्यूमन पैपिलोम वायरस वैक्सीन किस बीमारी से संबंधित है। तो देखिए शॉर्ट फॉर्म समझ लीजिए आप QHPV। Q से हो गया क्वाड्रिवैलेंट, ठीक है। H से हो गया ह्यूमन, इंसान से संबंधित में। P से मतलब पैपिलोम वायरस, V से मतलब वैक्सीन। तो आपको केवल इसमें याद रखना है ह्यूमन पैपिलोम वायरस। तो ह्यूमन पैपिलोम वायरस वैक्सीन जो है वो किस बीमारी से संबंधित है, किस बीमारी के लिए वैक्सीन ये बनाई गई है, और अभी इसको DCGI ने यानी औषधि महानियंत्रक ने इसको बनाने की परमिशन दे दी है। तो इसमें बताइए आपको किस बीमारी से संबंधित है ये मामला। ऑप्शन ए कोरोना रोधी, ऑप्शन बी पैरालिसिस अटैक, ऑप्शन सी सर्वाइकल कैंसर, ऑप्शन डी अचानक आने वाले हार्ट अटैक से संबंधित। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी सर्वाइकल कैंसर। ये जो पैपिलोम वायरस वैक्सीन है वो सर्वाइकल कैंसर से संबंधित है, ठीक है। देख लेते हैं, इस वैक्सीन का नाम है HPV, ह्यूमन पैपिलोम वायरस वैक्सीन, ठीक है। तो ये किससे संबंधित है आपका, ये संबंधित है सर्वाइकल कैंसर से संबंधित है। देखिए आंसर क्या है कि भारत के औषधि महानियंत्रक DCGI ने भारत में विकसित पहले QHPV के विनिर्माण और विपणन, ठीक है, विनिर्माण के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, विपणन मतलब मार्केटिंग के लिए स्वीकृति दे दी है। और ये किससे संबंधित है, सर्वाइकल कैंसर रोधी जो है ये वैक्सीन है, ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया जा रहा है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया जा रहा है, SII। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा ये बनाया जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, टाइम मैगजीन द्वारा जुलाई में प्रकाशित विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची 2022 में भारत के किन 2 स्थानों को सम्मिलित किया गया है। 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, एक टाइम मैगजीन के द्वारा 2 शहर पूछे गए, एक टाइम आउटलुक इंडेक्स के द्वारा पूछे गए। तो जब मैगजीन की बात करेंगे तो आप बताएंगे, मैगजीन की बात करेंगे तो एक राज्य एक जिला है। देखिए ऑप्शन देख लेते हैं, केरल अहमदाबाद पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली मुंबई, ऑप्शन सी जयपुर बेंगलुरु, ऑप्शन डी जोधपुर और नागपुर। तो इसका आंसर होगा टाइम मैगजीन के द्वारा कौन से विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थानों में से 2 स्थान भारत के चुने गए हैं, तो वो आंसर है आपका केरल और अहमदाबाद, ठीक है। केरल और अहमदाबाद को जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थान चुने गए हैं उसमें से 2 ऐसे स्थान हैं केरल और अहमदाबाद जो भारत की तरफ से चुने गए हैं टाइम मैगजीन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, टाइम आउटलुक इंडेक्स, ठीक है। तो टाइम आउट जो इंडेक्स है 2022 के अनुसार उसमें विश्व के 53 सर्वश्रेष्ठ शहर चुने गए हैं, जिसमें से भारत के 2 सर्वश्रेष्ठ शहर बता दीजिए।
तो ऑप्शन नंबर 1 केरल अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर 2 दिल्ली मुंबई, ऑप्शन नंबर सी जयपुर बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर डी जोधपुर नागपुर। ऑप्शन वही है, क्वेश्चन चेंज हो गया। तो देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, जब केवल टाइम मैगजीन की बात करेंगे तो केरल अहमदाबाद, और यदि टाइम आउट की बात करेंगे तो देख लीजिए ज़्यादातर क्रिकेटर कहाँ से निकलते हैं, दिल्ली या मुंबई से। आपको मालूम है कि ज़्यादातर क्रिकेटर निकलते हैं दिल्ली मुंबई से। क्रिकेट में होता है जब कोई आउट हो जाता है तो बोलते हैं आउट हो गया वो, ठीक है, चाहे वो कैच आउट हो या कुछ भी हो, आउट शब्द उसमें रहता है। तो दिल्ली और मुंबई में सबसे ज़्यादा क्रिकेटर निकलते हैं। तो इसलिए टाइम आउट की बात करें तो विश्व के 53 देश शहरों में से जो भारत के 2 शहर हैं वो दिल्ली और मुंबई इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जुलाई 2022 को जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, ग्लोबल जेंडर गैप किसके द्वारा जारी की जाती रिपोर्ट है। ग्लोबल जेंडर गैप, पूरे विश्व स्तर पर जेंडर गैप, जेंडर गैप मतलब महिला और पुरुष के बीच में गैप, कितने नंबर ऑफ पुरुष में से कितनी महिलाएं हैं, ये जेंडर गैप हो गया। तो ये जेंडर गैप के आधार पे, पूरे विश्व पे गैप के आधार पे जो रिपोर्ट बनाई गई है उस रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल जेंडर गैप। तो ग्लोबल जेंडर गैप बनाई किसने है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा बनाई गई। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा बनाई गई है। इसके अकॉर्डिंग भारत का क्या स्थान है जेंडर गैप में, देखिए ऑप्शन नंबर ए 101, ऑप्शन बी 149, ऑप्शन सी 135, ऑप्शन डी 121। तो जेंडर गैप में भारत का स्थान है 135, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए इसकी डिटेल देख लेते हैं हम लोग। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पुरुष और महिला में जेंडर गैप 0.629 है। ग्लोबल रैंकिंग 146 देशों में बनाई गई है, जिसमें भारत का 135वां स्थान है, जो कि बहुत पुअर है क्योंकि 146 में 135वां स्थान पर है। चलिए हम लोग देख लेते हैं, भारत के स्थान हो गया टॉप 5 देश कौन से हैं और आखिरी में कौन सा है 146 देशों में। तो टॉप 5 में जेंडर गैप में नंबर 1 पे है आइसलैंड आई, फिनलैंड एफ, नॉर्वे एन, न्यूजीलैंड एन, स्वीडन एस, IFNNS। तो शॉर्ट फॉर्म में याद रखना है तो इंडियन फीमेल नो न्यू सिस्टम, इंडियन फीमेल के लिए नो न्यू सिस्टम, कोई नया सिस्टम नहीं लाया गया, तो इसलिए जेंडर गैप उसमें बहुत कम है, इसलिए 135 स्थान पे है। तो जब इंडियन फीमेल में नो न्यू सिस्टम लाया गया है तो समझ लीजिए कोई भी नया सिस्टम नहीं लाया गया तो जेंडर गैप अपने आप कम हो जाएगा। तो इससे आपको याद रहेगा, इंडियन आई से इंडियन मतलब इंडियन ना होगा, वहाँ पे हो जाएगा आइसलैंड, एफ से फीमेल ना बोल करके फिनलैंड, ठीक है, एन से हो जाएगा नो मतलब नॉर्वे, न्यू मतलब न्यूजीलैंड, एस इसकी मतलब स्वीडन। ठीक है, तो ये आपको 5 टॉप याद रखने हैं, जिसमें से आपका जो है भारत का 135वां स्थान है। ठीक है, तो आपको याद रखना है जेंडर गैप में 135वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए अंतिम में कौन है। एकदम अंतिम में जो स्थान प्राप्त हुआ जेंडर गैप में वो 146 नंबर पे है अफगानिस्तान। ठीक है, तो 135वां स्थान जहां भारत में है वहां पे सबसे आखिरी पे अफगानिस्तान है। इस बात को आपको याद रखना है। भी एक दूसरा है वो सूचकांक आएगा, उसमें भी भारत का 135वां स्थान होगा और सबसे आखिरी में अफगानिस्तान ही होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO किसे नियुक्त किया गया है। तो आंसर नंबर 1 है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 है मयंक कुमार अग्रवाल, ऑप्शन बी है परमेश्वरम अय्यर, ऑप्शन सी है अमित दीप सिंह गिल, ऑप्शन डी है संजय कुमार। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी यानी CEO किसे चुना गया है। तो देख लीजिए हम लोग, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी परमेश्वरम अय्यर। ठीक है, परमेश्वरम अय्यर को नीति आयोग के CEO के रूप में चुना गया है। देख लीजिए परमेश्वरम अय्यर हैं उत्तर प्रदेश कैडर के 1981 बैच के IAS अधिकारी। परमेश्वरम अय्यर के नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष चुना। जो लोग यूपी से हैं उनके लिए गर्व की बात है, क्योंकि यूपी उत्तर प्रदेश के कैडर के ये IAS अधिकारी हैं जो नीति आयोग के नए CEO चुने गए हैं, परमेश्वरम अय्यर। ये देखिए परमेश्वरम अय्यर जी की फोटो आपके सामने है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, भारत के सबसे कम उम्र के स्पीकर कौन बने हैं। स्पीकर मतलब होते हैं विधानसभा या लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनको स्पीकर बोला जाता है। तो भारत के सबसे कम उम्र के स्पीकर कौन बने हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है संजय श्रीराम, ऑप्शन बी सतीश महाना, ऑप्शन सी अनिल देशमुख, ऑप्शन डी राहुल नरवेकर। देखिए जो लोग उत्तर प्रदेश से उनको मालूम है कि उत्तर प्रदेश के जो स्पीकर हैं विधानसभा अध्यक्ष हैं वो सतीश महाना जी हैं। अभी इसका आंसर क्या है देख लीजिए,
तो सबसे कम उम्र के बने हैं वो हैं राहुल नार्वेकर, जो कि महाराष्ट्र के विधानसभा के अध्यक्ष हैं। देख लेते हैं इसकी डिटेल। कोलाबा से बीजेपी विधायक राहुल नार्वेकर महाराष्ट्र विधानसभा के नए स्पीकर चुने गए हैं, जो कि सबसे कम उम्र के स्पीकर हैं, सबसे कम उम्र के स्पीकर हैं। ठीक है, ये इनकी फोटो है राहुल नार्वेकर की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 34, स्पेस बबल क्या है? व्हाट इज स्पेस बबल? तो देख लीजिए, आप समझ लीजिए स्पेस बबल को। पहला ऑप्शन है इसमें पृथ्वी और चंद्रमा के बीच स्थापित होने वाला एक बुलबुला, यानी कि एक बुलबुला है ये, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच स्थापित होने वाला है। नंबर ऑप्शन बी, पृथ्वी और सूर्य के बीच स्थापित होने वाला बुलबुला। ऑप्शन नंबर सी, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच स्थापित होने वाला बुलबुला। ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी और शनि के बीच स्थापित होने वाला बुलबुला। ठीक है, तो स्पेस बबल एक बुलबुला एक कन्फर्म है, किसके बीच स्थापित होगा? तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच स्थापित होने वाला बुलबुला आपका स्पेस बबल होगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसकी डिटेल को समझ लेते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच स्थापित होने वाला बुलबुला है, देख लीजिए, ये हमारी पृथ्वी है और ये चमकता हुआ सूर्य है, इसके बीच में ये बुलबुला बना दिया गया है, जो कि एक स्पेस बबल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि साइंस एंड टेक से संबंधित है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि स्पेस बबल अभी जो वैज्ञानिक हैं वो किसके बीच स्थापित करने जा रहे हैं? पृथ्वी और सूर्य के बीच। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि सूर्य से जो रेडिएशन आती हैं, जो हानिकारक रेडिएशन आती हैं, उनको डाइवर्ट कर देना। देखिए, ये रेडिएशन जो सूर्य से आएंगी वो डाइवर्ट होकर ऐसे निकल जाएंगी। जब ऐसे निकल जाएंगी तो पृथ्वी तक पहुँचेंगी नहीं, जब पृथ्वी तक पहुँचेंगे नहीं तो पृथ्वी को इससे फ़ायदा होगा, इसलिए स्पेस बबल लाया जा रहा है। खास बात यह है कि यदि इसमें पृथ्वी को किसी तरह से नुकसान होता है तो इसको कभी भी नष्ट किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, स्पेस बबल किसका बना हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए मरकरी का बना हुआ है, ऑप्शन बी लिक्विड सिलिकॉन का बना हुआ है, ऑप्शन सी लिक्विड फास्फोरस का बना हुआ है, ऑप्शन डी नियॉन गैस का बना हुआ है। तो देख लीजिए, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लिक्विड सिलिकॉन का। ये जो स्पेस बबल है वो लिक्विड सिलिकॉन का बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय ध्वज संहिता किस वर्ष से संबंधित है? देखिए, अभी हाल ही में कोड ऑफ फ्लैग में परिवर्तन किया गया है, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है 2002, ऑप्शन बी 2003, ऑप्शन सी 2004, ऑप्शन डी 2005। जो कोड ऑफ फ्लैग है यानी कि भारतीय ध्वज संहिता है, वो है आंसर नंबर आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 2002 से संबंधित है। ठीक है, चलिए इसकी डिटेल समझ लेते हैं। इसकी डिटेल क्या है? हर घर तिरंगा अभियान के तहत वर्तमान सरकार ने देश के ध्वज संहिता में कुछ बदलाव किए हैं, जिससे तिरंगा दिन और रात दोनों में फहराया जा सकता है। 2002 में क्या हुआ था, जो संहिता थी उसमें कहा गया था कि आपको शाम को संध्या काल के समय आप झंडा को उतार लीजिए, वो नहीं फहराया जाएगा। लेकिन अभी जो किया गया, दिन और रात दोनों समय आप फहराया जा सकता है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत ये नया परिवर्तन किया गया है। ठीक है, तो ये तो 2002 के तहत ध्वज संहिता हो गई। दूसरा, राष्ट्रीय ध्वज को प्रदर्शन, फहराना और गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत ये ध्वज संहिता थी, जिसको कि 20 जुलाई 2020 के तहत एक आदेश के जरिए इसमें संशोधन किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 37, विश्व प्रेस सूचकांक 2022 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो अब प्रेस के बारे में बात करने लगे हैं, तो बहुत अच्छा स्थान नहीं रहा है इंडिया का, लेकिन अभी पूछा जाएगा विश्व में कौन सा स्थान रहा है मतलब प्रथम स्थान पर। तो ऑप्शन नंबर ए नॉर्वे, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन सी डेनमार्क, ऑप्शन डी सी फिनलैंड, ऑप्शन डी डेनमार्क। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए नॉर्वे। नॉर्वे जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता में नंबर 1 पे है न्यूज़। ठीक है, नॉर्वे मतलब न्यूज़। देख लेते हैं डिटेल। नॉर्वे फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पे डेनमार्क, थर्ड नंबर पे स्वीडन, फोर्थ पे एस्टोनिया, फिफ्थ पे फिनलैंड। ठीक है, तो नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, एस्टोनिया और फिर 5वें नंबर पे फिनलैंड, NDSEF। ठीक है, NDSEF, तो प्रेस स्वतंत्रता में प्रेस ना होकर के सेफ, NDSEF। तो आपको याद रखना है प्रेस ना होकर के सेफ यानी NDSEF। ये 5 जो है प्रमुख देश हैं, NDSEF। ठीक है, तो प्रेस हम मान लेते हैं कि कोई पत्रकार है, इसका नाम NDSEF है। ठीक है, तो वही आपके प्रथम देश है। N मतलब नॉर्वे, D मतलब डेनमार्क, S मतलब हो जाएगा स्वीडन, E से मतलब हो जाएगा आपका एस्टोनिया, F से हो जाएगा आपका फिनलैंड। ठीक है, तो बाकी तो देश आपको मालूम ही है, पिछले वाली सूचकांक में भी थे, बस E से एस्टोनिया आपको याद रखना है। ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया कब जाता है? वो आपका है आंसर 3 मई को मनाया जाता है। ठीक है, इस अवसर पर रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर
रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, इसके रिपोर्ट्स के अनुसार ही यह बताया गया है विश्व प्रेस सूचकांक में इस बार कौन कौन से देश आगे हैं। ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का 20वां संस्करण है। इसमें टोटल 180 देशों की सूची निकाली गई है और भारत का 150वां स्थान है, जो कि बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। पिछले वर्ष भारत की रैंकिंग 142 थी, इस बार इसकी रैंकिंग गिर गई है, तो ये और भी भारत के लिए और भी सोचने की ये बात है। ठीक है, अब सबसे अंतिम में 180वें स्थान पर प्रेस में कौन है? उत्तर कोरिया। आप जानते हैं कि उत्तर कोरिया जैसे देश में प्रेस को कोई भी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है, वहाँ क्या हो रहा है किसी को कुछ मालूम नहीं चलता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2022 की थीम क्या? जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज। तो डिजिटल सीज के अंतर्गत जर्नलिज्म है, यही इस बार की इसकी थीम है। ठीक है, इसमें सूचकांक 0 से लेकर 100 तक का स्कोर इसमें दिया जाता है। 0 सबसे खराब माना जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए 138, ऑप्शन बी 131, ऑप्शन सी 132, ऑप्शन डी 135। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में जब हम लोग जेंडर गैप की बात करते हैं तो फीमेल की बात करते हैं। ठीक है, और हम लोग किसकी बात करते हैं? शांति नाम किसका हो सकता है? फीमेल का। ठीक है, तो जेंडर भी फीमेल है, शांति भी फीमेल है, तो इसलिए विश्व जेंडर गैप में भी भारत का 135वां स्थान है और शांति सूचकांक में भी भारत का 135वां स्थान ही है। इस बात को याद दिलाने के लिए मैंने ये बात आपको बताई है। ठीक है, चलिए इसके डिटेल देख लेते हैं। तो शांति सूचकांक में कौन नंबर 1 पे है? आइसलैंड शांति सूचकांक में नंबर 1 पे। ठीक है, कहा जाता है कि शांति रखिए, शांत ना हो रहा हो तो सर पे आप आइस लगा लीजिए, आपको शांति मिल जाएगी, माथे पे आप आइस लगा लीजिए। इसलिए शांति सूचकांक नंबर 1 पे कौन है? आइसलैंड। आइस लगाना मतलब आइसलैंड। ठीक है, उसके बाद नए कार्य करिए, आप टेंशन मत लीजिए, गुस्सा मत करिए, एकदम नए विचारों के साथ आगे बढ़िए, तो भी मन को बहुत शांति मिलेगी। इसलिए न्यूजीलैंड सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे आयरलैंड, डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया। तो अब आपको याद रखना IDA। ठीक है, IDA। तो नंबर 1 पे तो आप कतई नहीं भूलेंगे कि शांति रखना है, मतलब आइस लगाना है मत्थे पे, यानी आइसलैंड, और नए कार्य करना है न्यूजीलैंड। उसके बाद आपको याद रखना है IDA, यानी कि आयरलैंड, डेनमार्क और ऑस्ट्रिया। ये 5 इसमें देश हैं। टोटल 163 देशों की सूची है, जिसमें भारत का 135वां स्थान मैंने आपको बताया था। जेंडर गैप में भी फीमेल है, शांति में भी फीमेल है, दोनों भारत का 135वां स्थान है और सबसे अंतिम भी दोनों में अफगानिस्तान ही है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, किस राज्य ने बालिका पंचायत की शुरुआत की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया बालिका पंचायत। इस प्रकार के क्वेश्चन तो अवश्य पूछे जाते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है हरियाणा ने की, उत्तर प्रदेश ने की, सी पंजाब ने की, डी गुजरात ने की। तो देखिए, बालिका पंचायत के बारे में यदि बात पूछी जा रही है तो इसका आंसर है डी गुजरात। गुजरात ने जो है बालिका पंचायत शुरू की है। देख लेते हैं इसकी डिटेल। गुजरात का कच्छ जिले के 5 गांव में इसकी शुरुआत की गई है। इसकी शुरुआत गुजरात सरकार के वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन के अंतर्गत की गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन चल रही है, उसके अंतर्गत वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है इस कैंपेन के अंतर्गत की गई है। इसमें 11 से 21 वर्ष के बालिकाओं द्वारा मैनेजमेंट किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, कितने वर्ष के बालिकाएं हैं? 11 से 21 वर्ष की बालिकाएं इसमें रखी गई हैं। ये इंपॉर्टेंट है। मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को राजनीति में लाना है, जिससे बालिकाओं संबंधित समस्याओं से निपटा जा सके। ठीक है, तो बालिका पंचायत का यही उद्देश्य है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में प्रोजेक्ट 75 स्कॉर्पियन श्रेणी की छठी और अंतिम किस पनडुब्बी का शुभारंभ किया गया? प्रोजेक्ट 75 स्कॉर्पियन श्रेणी, इसके बारे में बताना है। तो 6 पनडुब्बियां रखी गई, इसमें छठी और अंतिम पनडुब्बी कौन सी है? नंबर ए है INS कलवारी, नंबर बी है INS करांज, नंबर सी है INS वागसी, नंबर डी है INS खंडेरी। तो इसका आंसर है नंबर सी INS वागसी, जो छठी और अंतिम पनडुब्बी है। डिटेल देख लेते हैं हम लोग। डिटेल है, इसका आंसर है INS वागसी। डिटेल है, हिंद महासागर में गहरे पानी की समुद्री शिकार करने वाली एक मछली है जिसका नाम है शैनफिश। उस शैनफिश के नाम पे रखा गया है INS वागसीर, इस पनडुब्बी का नाम। ठीक है, अब 1974 में सबसे पहले वागसीर सेवा में आई थी, 1997 सेवा मुक्त हो गई। देखिए, नेवी के बात मान लीजिए, नेवी हमेशा कहती है जहाज भले ही पुराना और रिटायर हो जाए, लेकिन उसको जो नाम दिया गया वो हमेशा जीवित रहता है। मतलब वागशीर पहले भी था और फिर से दोबारा लाया गया। तो पहले जो वागशीर था वो 1974 में आया था, 1997 में सेवा मुक्त हो गया था। अभी फिर से वागशीर को लाया गया। इसे मझगांव डाक शिप बिल्डर्स के द्वारा
बनाया गया है, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, इससे पूर्व प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत कौन कौन सी थी, जो छठवीं है तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं कौन सी देख लीजिए। तो शुरुआत की है INS कलवारी, INS खंडेरी, INS करंज। ठीक है, कलवारी, खंडेरी और करंज, और नंबर 4 है INS वेला। ठीक है, पांचवा जो समुद्री परिसर चल रहा है जिसको बोलते हैं INS वागीर, और छठा अभी फिर से आया है INS वागशीर। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, मोटे अनाज यानी ग्रीन फील्ड बेस से संचालित देश का पहला एथेनॉल संयंत्र कहाँ उत्पादन किया गया है। मोटे अनाज से एथेनॉल बनाना है तो ऐसा पहला संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए पुरी उड़ीसा, ऑप्शन बी पूर्णिया बिहार, ऑप्शन सी गांधीनगर गुजरात, ऑप्शन डी अलवर राजस्थान। इसका आंसर है ऑप्शन बी पूर्णिया बिहार। डिटेल देख लेते हैं। पूर्णिया बिहार ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा, ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 155 करोड़ की लागत से यहाँ पे प्लांट शुरू किया गया। तो जो प्लांट शुरू किया गया है, ये जो पूर्णिया बिहार में जो प्लांट शुरू किया गया है, ये एथेनॉल का उत्पादन करता है। मोटे अनाज ग्रीन फील्ड बेस्ड ये एथेनॉल का उत्पादन करता है। यहाँ पर प्रतिदिन इसकी क्षमता 65,000 लीटर एथेनॉल उत्पादन की है। साथ में बायो प्रोडक्ट के रूप में DDGS या एनिमल फीड बनाने वाला जो पोषक तत्व है वो बनता है। कुल मिलाकर के इसमें चाहे मुख्य पदार्थ हो एथेनॉल या इसका जो अपशिष्ट बनता है, बाई प्रोडक्ट बनता है, एनिमल फीड बनाने काम आता है। तो इसके जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं मेन और बाई प्रोडक्ट, वो इनमें से कोई भी अवांछित अपशिष्ट नहीं बचता है। ठीक है, सारा का सारा यूज़ में ले लिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है एथेनॉल का प्रयोग कैसे क्यों करते हैं, तो पेट्रोल की ज्वलनशीलता बढ़ाने के लिए एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है पूर्णिया बिहार। इस पूर्णिया बिहार में ये एथेनॉल संयंत्र ओपन किया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से किसे को वर्ष 2022 का पुलित्जर अवार्ड नहीं दिया गया है। तो पुलित्जर अवार्ड देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए नहीं दिया गया, क्वेश्चन पूछा गया है तो आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, जल्दीबाजी नहीं करेंगे। नहीं दिया गया है इसका मतलब कोई तीनों जिनको दिया है, चौथा जिसको नहीं दिया गया है। तो पहला ऑप्शन है अदनान आबिदी, ऑप्शन बी है सना इरशाद, ऑप्शन सी है आमिर दबे, ऑप्शन डी है मेघा राजगोपालन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी मेघा राजगोपालन। ठीक है, नेक्स्ट इसका डिटेल देख लेते हैं हम लोग। मेघा राजगोपालन इसका आंसर है जिनको कि पुलित्जर पुरस्कार नहीं दिया गया। देखिए, पुलित्जर पुरस्कार जो है वो नाटक में, पत्रकारिता, संगीत और पुस्तकों में दिया जाता है। मुख्य रूप से पत्रकारिता के विषय में इसकी चर्चा रहती है। ठीक है, पुस्तक, संगीत और नाटक भी हो जाते हैं, उसमें दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार। 2022 में घोषणा इस बार इसकी की गई है। इसमें 4 लोग शामिल किए गए मुख्य रूप से, एक सना इरशाद मत्तो, दूसरा आमिर दबे, तीसरा अदनान आबिदी, चौथा दानिश सिद्दीकी। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन तो थे, अदनान आबिदी, सना इरशाद थे और आमिर दबे थे। दानिश सिद्दीकी नहीं तो उनकी जगह मेघा राजगोपाल लिखा था, तो मेघा राजगोपाल जो है उनको पुलित्जर पुरस्कार नहीं मिला है। ठीक है, अब ये पुलित्जर पुरस्कार कैसे बना ये देख लीजिए। 1917 में जोसेफ पुलित्जर थे, उनकी एक वसीयत थी, वसीयत के प्रावधान के हिसाब से ये पुरस्कार दिया जाता है। ये जो पुरस्कार होता है वो कोलंबिया विश्वविद्यालय के पुरस्कार उसका प्रबंधन करते हैं। कोलंबिया विश्वविद्यालय इस पुरस्कारों का प्रबंधन करता है। ठीक है, इसमें कुल मिलाकर 21 श्रेणी शामिल हैं, जिसमें से एक श्रेणी जो कि लोक सेवा श्रेणी है उसमें स्वर्ण पदक दिया जाता है। बाकी 20 श्रेणी में 15,000 अमेरिकी डॉलर और एक प्रमाण पत्र मिलता है। ठीक है, कुल कितनी श्रेणियाँ, टोटल 21 श्रेणियाँ इसमें होती हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से किससे मुख्य चुनाव आयुक्त चुना गया है। देखिए, ऑप्शन नंबर ए अशोक कुमार को, ऑप्शन बी सुशील चंद्रा को, ऑप्शन सी राजीव कुमार को, ऑप्शन डी मनोज जोशी। किसे मुख्य चुनाव आयुक्त चुना गया है। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी राजीव कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य मतलब सी, चुनाव मतलब इलेक्शन, सी मतलब कमिश्नर, आयुक्त मतलब कमिश्नर। सीईसी किसे चुना गया है, राजीव कुमार को। चलिए डिटेल देख लेते हैं हम लोग। राष्ट्रपति जी ने राजीव कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त चुना, जो कि 25वें जो है सीईसी हैं, इन्होंने सुशील चंद्रा की जगह ली है। आप ये क्वेश्चन आ सकता है कि 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो आप बताएंगे राजीव कुमार। 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो वो सुशील चंद्रा थे। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, किस शहर में भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल सर एम विश्वेश्वरैया रेलवे टर्मिनल शुरू किया गया। ठीक है, केंद्रीकृत एसी मतलब सेंट्रलाइज एसी, मतलब फुल्ली एसी आप उसको मान सकते हैं, जस्ट लाइक अ एयरपोर्ट। एयरपोर्ट की तरह
एक ऐसी रेलवे टर्मिनल शुरू किया गया है जिसका नाम है सरम विश्वेश्वरैया रेलवे टर्मिनल। तो ये रेलवे टर्मिनल कहाँ पे शुरू किया गया ये आपको बताना है। केंद्रीकृत एसी है ये। तो ऑप्शन नंबर ए पुणे, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी कोलकाता। इसका आंसर है ऑप्शन सी बेंगलुरु। ठीक है, चलिए डिटेल देख लेते हैं। ये देखिए आपके सामने है बेंगलुरु कर्नाटक में सेंट्रलाइज एसी वाला। देख लीजिए ये पूरा एयरपोर्ट की तरह बना है। एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलुरु पूरा तरीके सेंट्रलाइज एसी है, फुल्ली एसी है। ठीक है, तो ये एयरपोर्ट की तरह ये बिल्कुल बनाया गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, 75वें कांस फिल्म सम्मेलन में महोत्सव में पहली बार किस देश को सम्मानित देश बनाया गया है। फर्स्ट टाइम सम्मानित देश की प्रथा शुरू हुई है कांस महोत्सव में, तो उसमें पहली बार किसे बनाया गया है। कांस फिल्म महोत्सव में पहली बार किस देश को सम्मानित देश बनाया गया ये पूछा गया है। तो कांस फिल्म महोत्सव कौन सा चल रहा है, 75वां। ये इस क्वेश्चन से आंसर मिल गया। और सम्मानित देश किसे बनाया गया, ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी नेपाल। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी भारत को सम्मानित देश बनाया गया है। ठीक है, भारतीय सिनेमा के महान कला फिल्मकार सत्यजीत रे की दुर्लभ फिल्म है प्रतिद्वंदी। इस दुर्लभ फिल्म प्रतिद्वंदी को जो कि सत्यजीत रे की है, इसे कांस फिल्म महोत्सव में प्रदर्शित किया गया है और भारत को एक सम्मानित देश के रूप में इसमें बुलाया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस संस्थान में प्रौद्योगिक नवाचार केंद्र तिहान का उद्घाटन किया है। तो क्वेश्चन ये आता है तिहान क्या है, एक प्रौद्योगिक नवाचार केंद्र है। ठीक है, इसका उद्घाटन तिहान कहाँ हुआ है, ऑप्शन नंबर ए IIT खड़गपुर में, IIT जोधपुर में, IIT हैदराबाद में, IIT दिल्ली में। तो इसका आंसर है तिहान का IIT हैदराबाद में। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए IIT हैदराबाद ने तिहान का उद्घाटन किया है। ये है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जिन्होंने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 47, कितने दिनों के लिए स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान शुरू किया गया है। स्वस्थ सागर रहे सुरक्षित सागर रहे, कितने दिनों के लिए शुरू किया गया है। ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 75, सी 100, डी 200। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 75। डिटेल देख लेते हैं हम लोग। स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर क्लीन कोस्ट सेफ सी अभियान सामुदायिक गतिविधि के माध्यम से तटीय और महासागर स्वास्थ्य सुधार के लक्ष्य के साथ नागरिकों के नेतृत्व में चलने वाला 75 दिवसीय स्वच्छ तट सुरक्षित समुद्र अभियान है। इस अभियान की शुरुआत 5 जुलाई 2020 को की गई थी। यह 17 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा दिवस के दिन पूरा होगा, 17 दिसंबर को। तो देखिए एक क्वेश्चन और मिल गया, अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तटीय तो वो मनाया जाता है आपको 17 दिसंबर को। उस दिन जो है ये स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर का 75 दिन का अभियान पूरा करना है। ठीक है, 17 दिसंबर को। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस राज्य सरकार ने SM कृष्णा, N नारायण मूर्ति, प्रकाश पादुकोण को प्रथम कैंपगोडा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देने की घोषणा की है। किस राज्य के द्वारा यह घोषणा की गई है इनको कैंपगोडा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देने की। तो ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। ठीक है, डिटेल दी गई है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री SM कृष्णा और इन्फोसिस के संस्थापक एवं IT उद्योग के दिग्गज N नारायण मूर्ति, ठीक है, और महान बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण को प्रथम कैंपगोडा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो कौन कौन से हैं इसमें, SM कृष्णा जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के, और इन्फोसिस के संस्थापक हैं, IT उद्योग के दिग्गज हैं N नारायण मूर्ति हैं, और महान बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण को ये दिया गया। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में निम्न से किस गेंदबाज के एक ओवर में सर्वाधिक रन बनाए। आपको मालूम है मैच 3 प्रकार का होता है, वनडे, T20 और टेस्ट। टेस्ट जो है 5 दिन का होता है। इसमें एक ओवर ऐसा हुआ कि उसमें सबसे ज़्यादा रन बनाए गए हैं टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में। वो ओवर किसका था आपको बताना है। बॉलर थे आपके स्टुअर्ट ब्रॉड इंग्लैंड के, या रॉबर्ट पीटरसन दक्षिण अफ्रीका के, या जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के, या जो रूट इंग्लैंड के। आज सभी ने न्यूज़ में सुना होगा कि जो क्रिकेट देखते हैं वो स्टुअर्ट ब्रॉड इसका आंसर है। ठीक है, देख लेते हैं डिटेल। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने यहाँ बर्मिंघम टेस्ट में भारत की पहली पारी में एक ओवर फेंका, उसमें कुल 35 रन गए, जिसमें भारत के जो है बॉलर रहे परंतु अच्छी बैटिंग करने वाले जसप्रीत बुमराह ने 29 रन बनाए और 6 रन, जिसमें 5 वाइड के द्वारा और 1 जो है नो बॉल के द्वारा बनाया गया। तो इसका आंसर है स्टुअर्ट ब्रॉड इंग्लैंड। ठीक है, इनको गुजरात ने 6 बॉल पर 6 छक्के भी मारे थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50, 2022 का
44वां शतरंज ओलंपियाड कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन नंबर 1 मास्को रूस में, लंदन यूके में, मामलापुरम चेन्नई तमिलनाडु में, या बेंगलुरु कर्नाटक में। 44th शतरंज ओलंपियाड, ये देखिए होना कहाँ था? रूस मास्को में, परंतु हुआ नहीं, ये हुआ मामलापुरम चेन्नई में। ये इसका आंसर है। ठीक है, डिटेल देख लेते हैं। मामलापुरम चेन्नई जो है 44th शतरंज ओलंपियाड इसमें हुआ, परंतु रूस यूक्रेन युद्ध के कारण इसमें जो है रूस में नहीं हो पाया था, इसलिए मामलापुरम चेन्नई तमिलनाडु सरकार ने इसकी मेज़बानी की है। ठीक है, इसी साथ ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ये वीडियो कंप्लीट होता है। आपको ये अच्छा लगा हो तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। फ्री पीडीएफ के लिए आप ASC 365 नॉलेज ग्रुप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोग इसको पढ़ सकें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। कमेंट करें, कमेंट करके बताएं क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। लाइक करें, इन सभी चीज़ों से मुझे मोटिवेशन मिलेगा, जिससे मैं अधिक से अधिक वीडियो आपके सामने ला सकूँगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।